कोई लैपटॉप लाया? ये ग्लोबल एप्लीकेशन क्लास, ये एक एप्लीकेशन में एक होगी, ठीक है। और इसमें वो सारे इवेंट्स लिखे हुए हैं। ये लाइक 7 इवेंट्स हैं जो लिखे हैं उसमें। अदरवाइज यू हैव 40 प्लस इवेंट्स, ग्लोबल इवेंट्स, जो आप यहाँ लिख के इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हम यहाँ पे लास्ट क्लास में एक फाइल बनाई थी हमने एक डायरेक्टरी में, और वो डायरेक्टरी की फाइल तब बन गई थी जब हम फॉर्म को एग्जीक्यूट कर रहे थे वेब ब्राउज़र में, फिर जाके वो बन रही थी। तो वो मैं पूछा था आपसे कि अगर फॉर्म यानी 10 पेजेस हैं, 10 फॉर्म है, तो फिर कौन सा फॉर्म ओपन करेगी कि वो ग्लोबल एक्सेस होगा? आप फॉर्म पे क्यों चले गए? एप्लीकेशन स्टार्ट होनी चाहिए। एप्लीकेशन कब स्टार्ट होती है? ब्राउज़र ओपन ब्राउज़र ओपन होता है। वी आर इन द क्लास, ठीक है। तो एप्लीकेशन कब स्टार्ट होती है? जब फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट जाएगी। अब ये अगर फर्स्ट टाइम को डिफाइन करें जरा पहले, व्हाट इज फर्स्ट टाइम? हाँ हाँ, किसका फर्स्ट टाइम, किसका पहला, किसकी पहली बारी? यूजर की पहली बारी। ये तो मैंने नहीं बताया था। एप्लीकेशन कब स्टार्ट होती है? जब सर्वर स्टार्ट होगा। मिक्स कर दिया आपने बहुत सारी बात, जो जैसे मैंने बताया था वैसे बताएं। एप्लीकेशन कब स्टार्ट होती है? जी, एप्लीकेशन कब स्टार्ट होती है? तो जब यूजर फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन का यूआरएल प्रेस करेगा तो ब्राउज़र खुलेगा। ब्राउज़र तो कई दफ़ा खुलता है, बंद हो जाता है, तो हर तरह एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर एप्लीकेशन कब स्टार्ट होती है? पहली दफ़ा क्लाइंट जो सर्वर के पास रिक्वेस्ट है, पहली दफ़ा क्लाइंट की रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाएगी, पॉसिबल करेगा। आपने एप्लीकेशन होस्ट करी किसी भी वेब सर्वर पे, उस वेब सर्वर पे जो फर्स्ट रिक्वेस्ट आएगी फ्रॉम एनी यूजर फ्रॉम एनी ब्राउज़र, एप्लीकेशन विल गेट स्टार्ट। अब वो किसी भी पेज की रिक्वेस्ट आ सकती है, ABC 1 2 3 व्हाटएवर, ठीक है। तो इसका पेज तो कोई ताल्लुक नहीं है। फर्स्ट रिक्वेस्ट आनी चाहिए सर्वर के पास, फर्स्ट रिक्वेस्ट आनी चाहिए, एप्लीकेशन विल गेट स्टार्ट। सेशन कब स्टार्ट होगा? मतलब सिर्फ एप्लीकेशन स्टार्ट होने पे सेशन स्टार्ट होता है। Why we are relating session start with application start? एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो सेशन मेंटेन होगा। अच्छा, चलो ये तो चलो एक अच्छी बात बता दी आपने कि एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो सेशन मेंटेन होंगे, ठीक है। ये गलत बात नहीं है, मैं इसी वजह से इसको वो नहीं कर रहा, डिनाई नहीं। मुझे ये बताएं, एप्लीकेशन स्टार्ट का और सेशन स्टार्ट का रिलेशनशिप है कोई आपस में? कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्टेड है तो अब क्या होगा? अब सेशन स्टार्ट नहीं होंगे? तो सेशन कब स्टार्ट होते हैं? जब तक जब कोई एक्शन परफॉर्म हो। और आप क्या कह रहे हो? ऑनलाइन है। मैंने पूछा सेशन कब स्टार्ट होना है, उसके रहने से ना रहने से थोड़ी फर्क पड़ेगा। सेशन से मतलब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स अगर चलता रहेगा तो सेशन स्टार्ट। किसी भी यूजर से
फर्स्ट रिक्वेस्ट आए फ्रॉम देयर ब्राउज़र, सेशन विल गेट स्टार्ट। अब जब तक वो यूज़र एक्टिव रहेगा सेशन मेंटेन रहेगा, जब यूज़र चला जाएगा सेशन जो है ना वो आइडल हो जाएगा, और एक आइडल टाइम गुजरने के बाद वो सेशन एक्सपायर हो जाएगा सर्वर पे। ठीक हो गया, सेशन स्टार्ट और सेशन एंड समझ में आ गया। सही है। और सर सेशन जो स्टार्ट हो रहा है सर, जो ये भी तो एक मतलब ये कि कुकीज़ की सूरत में जाके ब्राउज़र में, क्योंकि सेशन को कैसे पता है कि ये यूज़र लाइव है? सेशन जो है ना, नहीं सेशन को ये थोड़ी पता होता है कि यूज़र लाइव है, सेशन तो सर्वर पे मेंटेन हो रहा है। सेशन जो है वो सर्वर पे मेंटेन हो रहा है। कोई फाइल को जाके सेव नहीं करता यूज़र? नहीं, सेशन मेंटेन होता है सर्वर पे, सर्वर की मेमोरी में मेंटेन होता है। सिर्फ एक आईडी होती है सेशन आईडी, जिससे वो ये पहचानता है कि किस ब्राउज़र से किस जगह से रिक्वेस्ट आई है। और सर वो ये भी पहचान लेगा सेशन स्टार्ट होने से कि यार इसने ये यूज़र डाला था, या इसकी लॉगिन नेम ये है इसका, जो भी वो आपको खुद करना पड़ेगा ना। आप अपने ये लॉजिक आप खुद मेंटेन करोगे कि अगर सर्वर यूज़र लॉगिन हो तो यूज़र लॉगिन होने के बाद आप उसकी लॉगिन या जो भी उसकी ऑथेंटिकेशन है उसको मेंटेन करें किसी वेरिएबल में, वो सेशन वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, ये तो आपके अपने ऊपर है, इससे वेरिएबल्स और लॉगिन में कोई ताल्लुक नहीं है सेशन का। सेशन हम यूज़ करते हैं टू स्टोर अवर वैल्यूज। वो सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे यूज़र कोई ऑनलाइन होता है, बंद हो गया, ऑफलाइन हो गया, हाँ। वो ऑनलाइन हुआ, तो उसको कैसे पता चल रहा है कि सर्वर को कि ये वही यूज़र है और उसका डाटा वापस लेके आ रहा है? ऐसा तो कहीं नहीं कहा मैंने कि वो सेशन यूज़र जो है ना अपने किसी पुराने सेशन को एक्सेस कर सकता है। आप गए सर्वर के पास, आपका ब्राउज़र गया सर्वर के पास, सर्वर ने एक सेशन आईडी क्रिएट करी और उसको सेशन इस्टेब्लिश हो गया ब्राउज़र और सर्वर के दरमियान में। अब जितनी देर टू एंड फ्रो होता रहेगा, कम्युनिकेशन होती रहेगी, ठीक है, सेशन मेंटेन रहेगा। अच्छा, सेशन आइडल हो गया, ब्राउज़र बंद कर दिया यूज़र ने, यूज़र चला गया, सर्वर को थोड़ी पता चला कि यूज़र चला गया। सर्वर क्या करेगा, उस सेशन को मेंटेन करेगा। लेकिन जब वो नेक्स्ट टाइम अपनी लॉगिन आईडी से होगा, हाँ, तो उसी की चीज़ें आएंगी ना फेस पर जो आएंगी सामने। मैं पूरी बात तो कर रहे थे, मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा था सिनेरियो को। अच्छा, आपने सेशन आईडी आपकी गई, आपने सेशन बंद कर दिया, सेशन आईडी आपकी मेंटेन है सर्वर के ऊपर। सर्वर को पता चलेगा कि अब ये सेशन को किल करना है या एंड करना है। सेशन का एक टाइम आउट होता है, आइडल टाइम आउट। जितनी देर में अगर यूजर से रिस्पॉन्स नहीं है तो क्या करो, सेशन को किल कर दो। तो 20 मिनट के बाद वो सेशन जो आइडल पड़ा होता है वो किल हो जाएगा, किल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यू कैन नॉट एक्सेस दैट सेशन, यू कैन नॉट रिस्टोर वैल्यूज फ्रॉम दैट सेशन। ठीक है, खत्म, फिनिश। अब आप आए अगले दिन सुबह, ठीक है, आपने कंप्यूटर खोला, लॉगिन किया, ब्राउज़र खोला, फेसबुक खोला, फेसबुक ऑलरेडी लॉगिन हुआ। ऐसे ये पूछना चाह रहे ना आप? तो अब आप कह रहे हैं कि ये तो मुझे वही सेशन मिल गया जो मैंने कल खूब बंद किया था। ये किसने कहा कि वो सेशन है? दैट इज अ न्यू सेशन। ठीक है, ये नया सेशन है, लेकिन इस सेशन तक यानी कि जो आप लॉगिन हुए थे या लास्ट जो आपने चीज़ें एक्सेस करी हुई थी वो वैसी आपको खुली भी मिल रही हैं, मैसेजेस व्हाटएवर। ठीक है, वो क्यों मिल रहे हैं? वो दैट इज द बिहेवियर ऑफ द ब्राउज़र कि वो आपके कैशे के अंदर, कुकीज़ के अंदर जो लॉगिन की इंफॉर्मेशन है वो सेव कर लेता है। किस तरह से करता है ये सेपरेट डिबेट है, ठीक है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर करता है। जब आपका ब्राउज़र खुलता है और फेसबुक खुलती है, फेसबुक पे का आप पेज खोलते हैं या किसी भी वेबसाइट के पेज खोलते हैं, तो हर एक वेबसाइट पे अपने डिफरेंट तरीके से ऑथेंटिकेशन के मैकेनिज्म रखे हुए होंगे। ठीक है, आप भी अपना बना सकते हैं। आपके पास कैशे में या कुकीज़ में इंफॉर्मेशन पड़ी हुई होगी कि यार ये है व्हाट्सएप, ये लास्ट कल लॉगिन हुए थे, इनका पासवर्ड सेव हुआ हुआ है कैशे में या कुकीज़ में या व्हाटएवर, लेकिन वो पासवर्ड वैसे प्लेन टेक्स्ट में सेव करते नहीं है कैशे और कुकीज़ में, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में करते हैं या यूज़र को ऑथेंटिकेट कराने के बाद उसकी ऑथेंटिकेटेड की सेव करते हैं अपने पास, पासवर्ड नहीं सेव करते हैं। ये मैंने कहा ना, एक अलग डिबेट है इसके ऊपर कि किस तरह से वो करते हैं। आप आए, आपने ब्राउज़र खोला, फेसबुक लॉगिन किया या फेसबुक खोला पेज, वो आपके कैशे और कुकीज़ में से उठा के सेशन के अंदर दोबारा से वो इंफॉर्मेशन लोड कर लेगा
कि आप ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड हैं, फवाद साहब हैं, ये आपके यूजर्स हैं, ये आपके फ्रेंड्स हैं, व्हाटएवर, और वो पेज लोड होके आ जाएगा, लेकिन दैट सेशन इज न्यू, वो कल वाला सेशन थोड़ी है। तो सर उस सेशन को जो है वो न्यू आईडी असाइन होगी, वो सेशन आईडी भी नहीं होगी, वो सेशन भी नया होगा। अच्छा, उस सेशन से जो वेरिएबल्स लोड होने हैं वो कहीं से लोड हो रहे होंगे, तो वो लोड भी हो जाएंगे, फिर आप अपनी इंफॉर्मेशन आगे लेके चलेंगे। यानी लैंडिंग पेज जो है वो सबके लिए, सारे यूजर्स के लिए कॉमन होगा और वो एक ही होगा। लैंडिंग पेज सबके लिए कॉमन होता है, किसने कहा अलग होता है? आपका फेसबुक का जो लैंडिंग पेज है, जैसे मेरी एप्लीकेशन का डेस्कटॉप है, हाँ, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में मैं अपने हिसाब से सेटिंग करता हूँ, रिसाइकल बिन को जल्दी जाता हूँ और मतलब मुख्तलिफ काम करता हूँ जो अपनी सेटिंग के हिसाब से। तो क्या मतलब कोई दूसरा अगर बोलेगा तो उसको रिसाइकल बिन वही दैट इज, अब आप चले गए एकदम वेब एप्लीकेशन से डेस्कटॉप एप्लीकेशन में। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डेस्कटॉप एप्लीकेशन एंड वेब एप्लीकेशन। और अब जो आप बात कर रहे हो वो तो आप एप्लीकेशन की भी बात नहीं कर रहे, तो आप ओएस की बात कर रहे हो। तो ओएस तो वैसे प्रोप्राइटरशिप होती है ना, यूजर की होती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं भी यही बात कर रहा हूँ। तो आपने जब आपने डेस्कटॉप की एग्जांपल दी ना, तो ये तो बिल्कुल ही अनरिलेटेड जो ना एग्जांपल है ना, कि डेस्कटॉप तो वैसे ही कस्टमाइज होता है, कस्टम होता है। ठीक है, आप अपने डेस्कटॉप पे चेंज करेंगे, ले मैंने यहाँ आकर रख दिया, तो ये तो मेरा ओएस है ना, दैट इज माय थिंग। ठीक है, इसी तरीके से जब आप सेशन वेरिएबल्स में कोई चीज़ रखते हैं तो दैट इज योर थिंग, योर्स इज योर्स, माइन इज माइन। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं एप्लीकेशन लेवल पर, तो वहाँ पे जो भी वेरिएबल में वैल्यू सेट करेंगे वो आप सेट करेंगे, वो मेरे लिए भी हो जाएगी उस एप्लीकेशन वेरिएबल में, और जो मैं सेट करूँगा एप्लीकेशन वेरिएबल में वो आपके लिए हो जाएगी। तो एप्लीकेशन जो है स्कोप, ये जो वेरिएबल्स हैं उनका स्कोप ग्लोबल है, और जो सेशन वेरिएबल्स हैं उनका स्कोप क्या है, वो यूजर स्पेसिफिक है या सेशन स्पेसिफिक है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो सेशन स्पेसिफिक है। हाँ, एप्लीकेशन के लिए, लैंडिंग पेज सबके लिए एक जैसा है, लेकिन जो सेशन जो है वो उसका अपना पर्टिकुलर लैंडिंग पेज है उस यूजर का। अब यूजर को एक एक्सेस मिल जाता है ना, तो जैसे लॉगिन को करेगा तो वो कहाँ जाएगा? हाँ, हाँ, किसी का काम है सिर्फ एंट्री करना, ठीक है। सिर्फ एंट्री पेज पे जाएगा, किसी का काम है कुछ और करना चाहते So that is again the authentication and the authorization, the role you have assigned to him, वो सही है सर। to the user। सुने तो सही, यूजर ने जब लॉगिन किया, आपने उसको ऑथराइज किया कि इसका आईडी और पासवर्ड सही है, दैट इज ऑथेंटिकेशन। अब सेकंड क्या चीज चेक करेंगे? ऑथराइजेशन, उसका रोल क्या है, उस रोल के लिहाज से उसको चीज़ें क्या असाइन है, जो चीज़ें असाइन है उसको उसके होम पेज पे या लैंडिंग पेज पे नेविगेशन या जो भी मेन्यूज जो भी हमने पॉपुलेट करने हैं वो लोड करके दिखा देना है। तो इसमें सेशन से कोई चीज़ इसमें रिलेटेड नहीं है, ये तो ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन है। ठीक है, ये आपकी एप्लीकेशन का बिहेवियर है ना, कि वो बिहेव कैसे करती है जब यूजर लॉगिन करता है। ठीक है, इसका सेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। सेशन इज अगेन वो जो चौकीदार था, वो जो एप्लीकेशन पे लॉगिन करता था, टाइम इन टाइम आउट करता था, वो भी सेम सेशन के को एक्सेस करता है। वो जो आपके सीईओ साहब हैं जो कि डैशबोर्ड देखते हैं कंपनी के सेल्स के और दूसरे डैशबोर्ड्स वगैरह देखते हैं लैंडिंग पेज पे अपने, वो भी आपके एप्लीकेशन के यूजर हैं, और उनका भी सेशन बिल्ड होता है सर्वर के साथ। तो ब्राउजर और सर्वर का जो आपस में एक सेशन बनता है। आइए सर, तो चलेगा। हाँ बोले। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो है, जैसे कि आमतौर पर एक स्टेट को हम लोग रिक्वेस्ट करके एक्सेस कर रहे थे, किसी को हम रिस्पॉन्स और राइट और उसके अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना रहे थे। तो ये किस तरह से होगा, ये चीज़ समझ नहीं आती। अब हम रिक्वेस्ट से कोई चीज़ नहीं, कोई URL कोई चीज़ होगी उसको रिक्वेस्ट करेंगे, ये किस तरह से होगा, ये चीज़ समझ नहीं आती। देयर इज अ डिफाइंड मेथड्स। ठीक है, उन डिफाइंड मेथड्स को जाहिर बात है किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होते हैं। मेथड फंक्शंस जो होते हैं किसी क्लास के किसी ऑब्जेक्ट के साथ, इंस्टेंस के साथ एसोसिएटेड हुए होते हैं। तो जाहिर बात है अब मैं कर रहा हूँ, मैं एक पेज पे खड़ा हूँ, मैं बटन प्रेस करूँ, मुझे रीडायरेक्ट करना है दूसरे पेज के ऊपर। मैंने क्या करना है? रीडायरेक्ट करना है। रीडायरेक्ट इज अ फंक्शनैलिटी एसोसिएटेड विद द इंस्टेंस ऑफ विच इंस्टेंस? रिस्पॉन्स। तो व्हाट मेथड यू विल कॉल? रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट।
तब क्या होगा, जैसे ही बटन प्रेस करेंगे सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी, सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। अब जब सर्वर रिस्पॉन्स करेगा तो आपने जो मेथड लिखा है रिस्पॉन्स डॉट राइट या रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, वो क्या करेगा, यूआरएल रीडायरेक्शन करेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप अगले पेज पे चले गए। अब अगले पेज पे आपने पेज लोड के ऊपर क्यूरी स्ट्रिंग को पढ़ना है, तो नाउ यू आर रिक्वेस्टिंग, यू आर नॉट रिस्पॉन्स पे कुछ नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट पे करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी स्ट्रिंग, लाओ मुझे ला के दो मेरे यूआरएल पे क्या लिखा हो। ठीक है, तो दैट इज द अनदर फंक्शन। तो ये हर चीज मैंने आपसे कहा ना पहले से डिफाइन हुई हुई है, आपने उसको सिर्फ कॉल करना है, यूज करना है। लेकिन cookies को भूल गया request में। अच्छा, जब हम एक काम करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं तो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स के कुकीज के कलेक्शन में ऐड करते हैं, है ना, HTTP कुकीज का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, रिस्पॉन्स डॉट कुकीज के कलेक्शन में ऐड करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट करते हैं, अगले पेज पे जाते हैं, निकालते कैसे हैं, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज के कलेक्शन से। ठीक है, तो ले जाने के लिए अलग मैकेनिज्म होगा और निकालने के लिए अलग मैकेनिज्म होगा। ठीक है, तो एक चीज रिस्पॉन्स पे हो रही होगी, एक चीज रिक्वेस्ट पे हो रही होगी। और कोई सवाल नहीं, पूछ लें। मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है पूछने में सवाल, जितना पूछेंगे उतना आपको क्लैरिटी आएगी चीज़ों की। लेकिन इससे आगे मतलब ये नहीं है कि जो है ना वो पूछना मैंडेटरी है। ये देखो, ये कुछ पूछ रहे हैं आप, कुछ पूछ रहे थे सर? जैसे एक सवाल है, जैसे सर एक ही पेज है, हाँ। तो सर अब वो उसको डिफरेंट एम्प्लॉय मतलब उसको व्यू कर रहे हैं, हाँ हाँ। तो उसमें कुछ फंक्शनैलिटी जो है वो डिफरेंट होती है हर एम्प्लॉय के लिए। सर वो कैसे, मतलब किस तरह से, सर हर एम्प्लॉई के लिए या हर रोल के लिए? मतलब सर एम्प्लॉय तो डिफरेंट कैटेगरी होती है सर, तो उनके लिए। हाँ, वही रोल्स आ गए ना। जी सर। तो मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कैटेगरी से क्या मतलब? सर जैसे एक CEO है, हाँ, उसके बाद एक मैनेजर है सर। अभी तो एग्जाम्पल दिए कि CEO का डैशबोर्ड अलग होगा, जी सर। चौकीदार को तुम उसका CEO का डैशबोर्ड दिखाओगे तो वो तो पागल हो जाओगे, कंपनी इतने प्रॉफिट में। सर पेज एक ही होता है, हाँ, एक ही पेज होता है। एक ही पेज होता है, लेकिन उसके अंदर फंक्शनैलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। हाँ, वो सर वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो फंक्शनैलिटी जो है वो तो आपकी अपनी लॉजिक होगी ना। पेज एक ही है, लॉगिन डॉट ASPX के पास आता है होम डॉट ASPX या इंडेक्स डॉट ASPX। ठीक है, अब उस पेज पे आप क्या करोगे, जो यूजर लॉगिन हुआ है उसका रोल चेक करोगे, उसकी कैटेगरी चेक करोगे, जो भी आप चीज चेक करोगे, और उसकी बेस पे आपका डिसीजन लेना है कि इसको आपने क्या दिखाना है। अगर वो CEO है तो CEO डैशबोर्ड दिखाओगे, अगर वो चौकीदार है या मैनेजर है या मार्केटिंग का बंदा है, सेल्स का बंदा है, डिस्ट्रीब्यूशन का बंदा है या सप्लाई चेन का बंदा है, उसको उसकी से रिलेटेड चीजें दिखाओगे ना। तो दैट इज रोल, और ये रोल्स आपने कहीं मेंटेन किए होंगे। ठीक है, इस रोल पे ये 5 स्क्रीन या ये 5 डैशबोर्ड्स के राइट्स हैं। ठीक है, इस रोल पे ये 2 के राइट्स हैं, इस रोल पे कोई भी नहीं है। तो अब अगर वो मैं लॉगिन करूंगा तो मुझे नजर आएगा नहीं आएगा, सी पर डैशबोर्ड नहीं आएगा। मतलब सबके लिए डिफरेंट बनाना पड़ेगा। मतलब रूल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज एक्सेस लेवल डिसाइड हो जाएगा ना। अब उसको आप एक्सेस लेवल कह लो, उसको आप रोल्स कह लो, उसको आप कैटेगरी कह लो, आप समोसे बिरयानी कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है, अब आपकी मर्जी है कुछ भी कहो, लेकिन यू हैव टू बेसिकली डिफाइन द स्पेसिफिक category or row and you have to basically assign the rights to that particular screen. अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सबके लिए कॉमन होती हैं। ठीक है, वो तो सबको नजर आएंगी, उनका टाइमिंग, टाइम आउट, अटेंडेंस, लीव, वन केयर, हेल्प डेस्क, जो भी चीज़ें, ईमेल्स। चले आगे देखते हैं। वैलिडेशंस पढ़ाया मैंने भी।
validating user input. Users gives in an input, mostly this will be wrong. कभी यूजर से पाला पड़ा है आपका किसी कभी कोई यूजर के लिए बनाई है एप्लीकेशन कुछ भी यूजर से पाला पड़ा जी सर तो क्या करते हैं यूजर्स की इनपुट को कैसे कंट्रोल करते हैं वैलिडेट करते हैं ये जावा से वैलिडेशन बना देते हैं या फिर हमारे वैलिडेशन कंट्रोल्स आपके ASP.NET में हाँ चलो वो तो अभी ASP.NEट में वैलिडेशन कंट्रोल्स है ना वैसे क्या करते हैं नॉर्मली अगर वैलिडेशन कंट्रोल्स नहीं होते पहले कोई और काम करते तो आपने एक बात करी जावा पे कुछ लो और द सिंपलेस्ट एंड द इजीएस्ट वे टू कंट्रोल द इनपुट क्या हो सकता है गाइड करेंगे उसको गाइड करें या ये हो ना बात आंसू आ गया तो क्या करोगे क्या बोलोगे उसको गाइड कैसे करोगे एक यूजर मैनुअल बना के दे दोगे उसको और ट्रेनिंग कर दोगे उसकी और ट्रेनिंग में क्या बताओगे उसको ये ऐसे होता है बटन है हाँ ये टेक्स्ट बॉक्स है इस पे नंबर देते हैं इनपुट ठीक है स्ट्रिंग की जगह स्ट्रिंग वैल्यू देंगे और नाम में जो है नंबर नहीं टाइप करना और नंबर वाली में जो है नाम नहीं टाइप करना ऐसे ही बोलोगे ना फिर ट्रेनिंग दे दोगे फिर प्लेस होल्डर का एक टैग आता है हर एट्रीब्यूट होता है हाँ जो हर इनपुट टैग के अंदर लग जाता है ठीक है इन केस की जब वो एम्प्टी होता है तो वो टेक्स्ट के बाद होता है जो आपने लिखा होगा फॉर एग्जांपल एनआईसी की फील्ड में अगर मैं प्लेस होल्डर का टैग डाल दूं इनपुट टाइप टेक्स्ट उसके अंदर प्लेस होल्डर है अगर एट्रीब्यूट इंक्लूड कर दूं उसमें मेंशन कर दूं किस फॉर्मेट में एनआईसी नंबर लिखना है बिल्कुल सही है या विदाउट डैशेस तो यूजर के लिए हेल्पफुल हो जाता है कि क्या वो इन्फोर्स करता है कि यूजर को कि इसी फॉर्मेट में इनपुट लेगा या वो सिर्फ सजेस्ट करता है सजेस्ट करता है फोर्स के लिए फिर हमें अलग से जावास्क्रिप्ट की अभी फोर्स पे नहीं आ रहा अभी तो सजेस्ट पे है अभी हम लोग इन्होंने भी कहा ट्रेनिंग देंगे गाइड बनाएंगे आपने भी क्या सजेस्ट करेंगे उसको बताएंगे कि यार देखो ऐसे नहीं करना ऐसे करना है ऐसे ही ना यूजर क्या करेगा क्यों राज भाई शिकायत करी मैं तुम्हारी क्लास की है ना तो वो यूजर क्या करेगा पॉसिबिलिटी होती है कि होगा बता दें मैंने इनसे कहा छुट्टी नहीं करना ऐसे ही है ना पहले वीक जब मुलाकात हुई थी मैंने क्या कहा था छुट्टी नहीं करना इन्होंने अगले वक्त ही छुट्टी कर ली इनके बड़े भाई से मैंने शिकायत कर दी कैसा फिर ये आ गया आज दोबारा लाइन पे खैर ये मेरे कोलीग भी है मेरा स्टूडेंट भी है और मेरे साथ AUC फैमिली में भी है ये उनके छोटे भाई हैं ये समझ रहे थे और उनके बड़े भाई समझ रहे थे मैं पहचानूंगा नहीं इनको और कितने वो उससे कब पढ़ा था वो हाँ 3-4 साल से भी ज़्यादा हो गया दानिश जो ना तकरीबन 4-5 साल हो गए तो मैंने पहचान लिया इनको कि ये उसके भाई हैं तो मैंने उससे बात करी मैंने कहा भाई आपके भाई आए नहीं थे लास्ट वीक हालांकि जब ये फर्स्ट वीक मिले थे मैंने इनसे कहा ये मुझसे पूछने लगे मैं क्या करूँ मैंने कहा मैं छुट्टी नहीं करना बाकी तो कुछ भी करते रहो तो क्लास में आओगे तो क्लास में सीखेंगे ना ये सबके लिए मैसेज है ठीक है तो आप यूजर से बोलोगे ना ये काम नहीं करना सबसे पहले उसने जाके वही काम करना है आप उसको बोलोगे नंबर नहीं डालना है इसमें वो सबसे पहले नंबर डाल के देखेगा तो होता क्या है यार इसने मुझे मना क्यों किया है मैं डाल के देखता हूँ ठीक है वो ये सबसे पहले उसने ये काम करना है क्लियर तो यूजर की साइकी है ठीक है यूजर की ये साइकी यूजर एक नफ्सियात का नाम है मना कर दो कि क्लास में जवाइयाँ मत लेना फिर भी क्लास में जवाइयाँ लेते रहेंगे यूजर है ना ठीक है तो यूजर से आप जो भी एक्सपेक्ट करोगे वो हमेशा उसमें उल्टा काम करना है रॉन्ग करना है ठीक है तो आप क्या करेंगे सर आप फोर्स करेंगे पहले आप सजेस्ट कर रहे थे सजेस्ट में वो मान नहीं रहा था अब आप फोर्स करेंगे फोर्स कैसे करेंगे देखो अगर मास्किंग की जरूरत है तो हम मास्किंग लगाएंगे और अगर सिर्फ नंबर इनपुट करना है तो आपके ऊपर टेक्स्ट बॉक्स के लिए इवेंट के ऊपर हम जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिख देते हैं कि सिर्फ नंबर पे ही बैठ सकते हैं इसके अलावा और कोई कैरेक्टर टाइप नहीं होगी टेक्स्ट मोड भी होता है अरे चले आते हैं आगे आते हैं पहले एक एक करके बात करते हैं पहले इस पे आते हैं क्या नाम है वैलिडेशन पे आते हैं
जावास्क्रिप्ट के थ्रू। जी आपने मैंने आपसे कहा कि यार ये कुछ एक एप्लीकेशन है, इस पे कुछ डिफरेंट 15-20 किस्म की जो है ना वैलिडेशंस हैं। नंबर भी वैलिडेट करना है, टेक्स्ट अपना ईमेल एड्रेस भी वैलिडेट करना है, यूआरएल एचटीएमएल जो एचटीटीपी यूआरएल्स होते हैं वो भी वैलिडेट करना है, मोबाइल फ़ोन को भी वैलिडेट करना है, मोबाइल फ़ोन में मोबाइल फ़ोन ही डाले, ठीक है। इसी तरीके से नाम में नाम डाले, एड्रेस ना डाले, एड्रेस में एड्रेस डाले, नाम ना डाले, ठीक है। इस तरह की मतलब बहुत सारी 15-20 किस्म की वैलिडेशन है, ठीक है। आपसे मैंने कहा ये जावास्क्रिप्ट में ये वैलिडेशन रिक्वायर्ड भी करना है उसको, ठीक है, मैंडेटरी भी करना है, ऑप्शनल कुछ फील्ड्स को ऑप्शनल नहीं छोड़ना, ठीक है। इस तरह से ये कुछ 15-20 मेरे पास रिक्वायरमेंट है। मैंने आपसे कहा कि मुझे जावास्क्रिप्ट में करना है, ठीक है। अभी आप समझ रहे हैं आप स्क्रैच से जावास्क्रिप्ट लिखना है तो कितने दिन का काम होगा ये मुश्किल से 1 घंटे का था, 1 घंटे का? 1 से 1.5 घंटे अच्छा। से ज़्यादा नहीं। और अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती फिर? हाँ तब मुझे प्रॉब्लम होगी, उस सूरत में मैं इसे वेलिड टूल्स की तरफ जाऊँगा। अभी आप छोड़ के कर जाएंगे, अभी आपने जावास्क्रिप्ट में आपको ऑब्जेक्टिव ये था जावास्क्रिप्ट में लिखना है और आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती, कोई और अगर भी आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है। इंटरनेट पर सर्च करेंगे। सर कस्टम कंट्रोल भी इंटरनेट पर सर्च भी कर लेते हैं, चले इनको दे देते हैं शाह साहब को। शाह साहब जावास्क्रिप्ट आती है आपको? जावास्क्रिप्ट में जो ना इस एप्लीकेशन में 15-20 किस्म की वैलिडेशन लगा के देनी है। इंटरनेट भी आपके पास अवेलेबल है, गूगल कर सकते हैं। ब्लैंक है वो, सब कुछ निकल आता है, जब मैं कुछ भी सर्च करूँ निकल आता है। सब निकल आता है। मैं भाई वही तो शाह साहब से सवाल पूछ रहा हूँ, शाह साहब ने करना है ये काम। जब ढूंढने बैठते हैं तो कुछ ना कुछ मिल ही आता है, तो उसको इम्प्लीमेंट करके देखना पड़ता है। हाँ। फिर जो चेंजेस होती हैं अप्लाई। हाँ। कितना टाइम लोगे? टाइम पूछे मैंने। सर पूरा दिन जब एक चीज़ नहीं आती उसको फिर सर्च करेंगे पहले, तो उसको थोड़ा बहुत तो समझना पड़ेगा ना कि कितना अप्लाई हो रही है। कम से कम मुझे तो 4 से 5 दिन लगे। नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। देखिए कोई भी बंदा कोई भी काम को स्टेप कर रहा होगा तो वो उसका भी टाइम नॉट डिटर्मिनिस्टिक है, हो सकता है वो 2 मिनट में भी कर ले सारा काम। मगर जिसने एक्सपीरियंस गेन कर चुका है वो इसका एक मैच्योरिटी लेवल बन गया, अब उसका एक टाइम फिक्स हो जाता है। चले हम इस पर तो डिबेट करेंगे ना कि वो क्या होता है क्या नहीं होता। मैं तो जावास्क्रिप्ट आती है। फवाद भाई से पूछते हैं, फवाद भाई आपको जावास्क्रिप्ट आती है? नहीं आती। आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, ठीक है। आपने एक जावास्क्रिप्ट का, अच्छा आप जो बात कर रहे हैं ना 15-20 मैं 1.5 घंटे में कर लूँगा, मैं पूरा जावास्क्रिप्ट इंजन लिखने को कह रहा हूँ जिसमें तकरीबन तमाम दुनिया की एवेल्युएशन होती हो और मैं उसको सिर्फ परफॉर्म कर सकता हूँ। लाइक जनरलाइज बता रहा हूँ, इसमें जनरलाइज ठीक है, हम एक फंक्शन बना के रखेंगे और उस फंक्शन को हर वैलिडेशन हर कंट्रोल के ऊपर से कॉल बैक करके चेक करेंगे, ठीक है। वो कंट्रोल ड्रॉप डाउन भी हो सकता है, वो चेक रेडियो बटन भी हो सकता है, वो चेक बॉक्स भी हो सकता है, सही है। वो टेक्स्ट बॉक्स होगा तो वो उसमें नेम भी हो सकता है, पासवर्ड भी हो सकता है, एड्रेस भी हो सकता है, पासवर्ड भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। ये इतना आसान करके बता रहे हैं, खुद ही उसको और मुश्किल बता रहे हैं। ये बता जैसे बता रहे हैं ये समझ रहे हैं कि आसान बता रहा हूँ, आसान है। ये आप बता रहे थे ना, ये फवाद का मुंह ऐसा खुला हुआ है और फैसल साहब को शाह साहब को नहीं दिख रहे थे। और थोड़ा सा 2-3 बताया ना बातें। ड्रॉप, अच्छा मुझे चले बताएं, मुझे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करना है, ठीक है, एक वेरिएबल में लेना है, मुझे ये चेक करना है एक टेक्स्ट बॉक्स है या ड्रॉप डाउन है। ये जरा फैसल साहब, शाह साहब और जरा जवाद साहब आप जरा ये चेक करके दिखा दें जावास्क्रिप्ट में, ना घंटा लग जाए आप लोगों को। गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? उनको प्रॉपर्टी नहीं पता होगी, नहीं पता ना, मैं भी तो दोस्त यही कह रहा हूँ। मुझे अब मुझे फवाद भाई आप बताएं, अब आपने ये 15-20 फंक्शनैलिटी लगानी है, आपने इतना आसान करके बता दिया, 1.5 महीना लगेगा पूरा ये जावास्क्रिप्ट का इंजन लिखने में फवाद भाई को और फैसल भाई को। मैं तो आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है। इतना कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की जावास्क्रिप्ट लिखने में जिस पे तकरीबन तमाम तरह की वैलिडेशन होती है, 15-20 किस्म की वैलिडेशन होती हो, महीने से 1.5 महीने का काम है, जिसमें आपकी वाली एग्जांपल भी आ जाएगी कि जी टेक्स्ट बॉक्स को भी केटर करे, ड्रॉप डाउन को भी केटर करे, सब चीज़ों को केटर करे और सबकी वैलिडेशन करे। जी फवाद भाई, वैलिडेशन आनी चाहिए ना, जावास्क्रिप्ट लगानी आनी चाहिए, ठीक है। तो चले आगे चलते हैं, चीज़ों को ना हम कहीं और ले गए। मेरा से कंसर्न ये था कि जावास्क्रिप्ट लिखना है ना कोई बच्चों का गेम नहीं है। आप 1.5 घंटा कह रहे थे शायद अभी पहले,
बिल्कुल है ना, 1.5 घंटा टाइम ज़्यादा लगता है हाँ। क्योंकि उसको वैलिडेट करने के लिए आपको आपने जब जावास्क्रिप्ट फर्स्ट टाइम देखी थी, आपका क्या एक्सपीरियंस था? देखी थी, आपने कहा यार ये लिखना है, अब इसको मैंने जो है ना एक स्क्रिप्ट टाइप / स्क्रिप्ट लिख के जावास्क्रिप्ट, अब मैंने स्क्रिप्ट स्टार्ट करना है। फर्स्ट स्क्रिप्ट लिखा था जावास्क्रिप्ट का, वो बेसिकली कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है, हाँ उसको सबमिट करने के लिए स्क्रिप्ट लिखा था। हाँ तो उसमें मुझे काफ़ी क्या लगा था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि चीज़ों को मुझे सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल करना आता, ड्रॉप डाउन रेडियो बटन चेक बॉक्सेस ये चीज़ें नहीं आती थी मुझे। फिर ईमेल के अंदर किस तरह से @ चेक करते हैं और एक दफ़ा डॉट चेक करते हैं, ये भी नहीं पता था। बस इतना पता था कि क्योंकि हमने नॉर्मल इंस्टीट्यूट से मैंने कोर्स किया था, तो मुझे चीज़ें लगी, मुझे एपटेक की बुक मिल गई थी, मैं एक बच्चे को पढ़ाता था, तो वो एपटेक की जावास्क्रिप्ट की जो बुक मेरे हाथ लगी ना उसने बड़ी हेल्प की मुझे। तो उसके अंदर काफ़ी चीज़ें थी जो जिसे कहते हैं ना नेटिव जावास्क्रिप्ट आती है नहीं आती, तो जावास्क्रिप्ट आना और नेटिव जावास्क्रिप्ट आना काफ़ी बहुत बड़ा था। हाँ, चलो खैर परेशान ना हो, ठीक है। तो हम सिर्फ डिबेट कर रहे थे कि आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती तो फिर आपके लिए कितना मुश्किल है किसी भी इनपुट को वैलिडेट करना यूज़र की, ठीक है। 2 तरीके थे हमारे पास, एक अच्छा C# हमें आती है, ठीक है, C# में हम वैलिडेट कर सकते हैं इनपुट, लेकिन वो क्या होगी, सर्वर साइड होगी, ठीक है। उसके लिए सर्वर पे जाएगा, सर्वर से वापस आएगा, वैलिडेट करेगा, जाएगा वापस आएगा, जाएगा वापस आएगा, ठीक है। और दूसरी वैलिडेशन की टाइप क्या है, क्लाइंट साइड। तो सर्वर साइड वैलिडेशन तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें सर्वर राउंड ट्रिप लगते रहेंगे, सर्वर पे जाएगा वापस आएगा, सर्वर पे जाएगा। C# में अगर आप कर रहे हो तो क्लाइंट साइड पे करेंगे तो ये फास्ट होता है और क्या कहते हैं इंटरैक्टिव होता है, जो सर्वर पे नहीं जाता, क्लाइंट पे होता है वैलिडेशन, और क्लाइंट पे ही पता देता है कि यूजर ने जो इनपुट दी है वो सही है या गलत। ट्रेडिशनल वे क्या है काम करने का, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, ठीक है, और वो इतनी आसान नहीं है जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। लेकिन अगर आप ASP.NET में काम कर रहे हैं तो आपको जावास्क्रिप्ट आने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, वैलिडेशन कंट्रोल्स यूज़ करेंगे। वैलिडेशन कंट्रोल्स बनाए कंट्रोल्स अवेलेबल हैं, आपने क्या करना है, यूज़ करना है, ठीक है। यू जस्ट नीड टू ड्रैग एंड ड्रॉप उसकी प्रॉपर्टीज असाइन करनी है और वो आपके लिए वो सारा काम खुद करके दे देंगे। जो भी दुनिया की कोई भी वैलिडेशन हो आप इन कंट्रोल से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं ये कह रहा हूँ 0.01% कि अगर कोई वैलिडेशन इन वैलिडेशन कंट्रोल से मैनेज नहीं होती, जो कि मैं कह रहा हूँ हो सकती है, ठीक है, नहीं होती, स्टिल देयर इज एन ऑप्शन अवेलेबल इन दैट कंट्रोल कि आप अपनी जावास्क्रिप्ट खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगेन देयर इज एन ऑप्शन अवेलेबल। तो कहने का मकसद ये है कि आपको जावास्क्रिप्ट आने की ज़रूरत नहीं है। अगले कोई 15 अभी 12-15 हो रहे हैं, ठीक है, अगले 45 मिनट्स में हम वो दुनिया की तमाम वैलिडेशंस करके देखेंगे, ठीक हो गया। तो ये आपके पास कुछ कंट्रोल्स हैं, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, कंपेयर वैलिडेटर, रेंज वैलिडेटर, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, कस्टम वैलिडेटर और वैलिडेशन समरी। नाम से ही जाहिर है कि हर कंट्रोल क्या कर रहा होगा। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर क्या कर रहा होगा, चेक करेगा कि कंट्रोल में वैल्यू है या नहीं है। मैंडेटरी का चेक होगा। कंपेयर वैलिडेटर क्या करेगा, कंपैरिजन करेगा 2 कंट्रोल्स के दरमियान में। अच्छा, अब ये कंपैरिजन किसी भी कंट्रोल्स के दरमियान हो सकता है, ठीक है, उनकी वैल्यूज के दरमियान में, और किसी भी टाइप के डाटा का हो सकता है, चाहे वो डेट हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो करेंसी हो, व्हाटएवर। रेंज वैलिडेटर रेंज चेक करेगा कि लाइक इस टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू है ये गिवन रेंज के अंदर है या नहीं है। अच्छा, वो जो रेंज चेक करेगा उसकी डाटा टाइप भी डिफरेंट हो सकती है, नंबर्स, स्ट्रिंग्स, व्हाटएवर, करेंसी, डेट, टाइम। रेगुलर एक्सप्रेशन, अच्छा, रेंज के लिए जाएगा तो कोई ना कोई मिनिमम वैल्यू भी होगी, कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू भी होगी। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या करेगा कि आपके पास आपने अगर वो पढ़ो ऑटोमेटा,
ठीक है, या NFA या DFA व्हाटएवर, तो उसमें एक चीज, एक टर्मिनोलॉजी यूज होती थी रेगुलर एक्सप्रेशंस। ठीक है, आप अपने रेगुलर एक्सप्रेशंस बनाते हैं और उन रेगुलर एक्सप्रेशंस को स्ट्रिंग में अप्लाई करते हैं, और रेगुलर एक्सप्रेशन जब स्ट्रिंग में अप्लाई होते हैं तो वो चेक करते हैं कि इस स्ट्रिंग में या इस स्ट्रिंग में ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है इसको ये वैलिडेट करता है या नहीं करता। वो एक एक टोकन करके ना, एक एक कैरेक्टर करके वो रीड करता है। और अगर आपने RE बनाना आती है, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना आती है, तो ये बहुत काम आपका आसान हो जाता है। आप तकरीबन तमाम तरह की वैलिडेशन इस RE से कंट्रोल करते हैं। नहीं, एक पैटर्न होगा, उस पैटर्न के ऊपर स्ट्रिंग, आपने जो स्ट्रिंग दिया होगा या जो भी आपने वैल्यू दी होगी उसको वो चेक करेगा क्या ये इस पैटर्न के ऊपर है। आपने कहा शुरू में A आना चाहिए, आखिर में Z आना चाहिए और बीच में नंबर्स नहीं आने चाहिए, तो वो पैटर्न को चेक करेगा। अब वो A Z भी हो सकता है, A Z भी हो सकता है, A B C D X Y Z भी हो सकता है। ठीक है, अब ये चेक करेगा। और उस पैटर्न को डिफाइन करने के मैकेनिज्म अवेलेबल है, वो हम अभी चेक करेंगे थोड़ी देर में, वो कैसे रेगुलर एक्सप्रेशंस बनाते हैं। ऑटोमेटा आपने नहीं पढ़ी, ठीक है, अगेन इतना आसान है ऑटोमेटा यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना कि अभी जो माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है, अदरवाइज तो पहले आपको बगैर समझना पड़ता था कि RE होती क्या चीज़ है। अभी अगले 45 मिनट में हम वो RE भी पढ़ेंगे, RE भी समझेंगे कि RE कैसे बनाते हैं। RE से मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन, ज़रा लंबा जुमला है ना तो शॉर्ट करते हैं। अच्छा जी, कस्टम वैलिडेटर, अगेन फिर भी अगर आपका मकसद पूरा नहीं हो रहा, लाइक काम नहीं हो रहा, तो यू हैव अ कस्टम वैलिडेटर, यू कैन राइट योर ओन जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन समरी। ठीक है, वैलिडेशन समरी क्या होती है कि अगर आपके सारे कंट्रोल्स को सम अप करके लाइक एक समरी दिखा देना कि यार इन कंट्रोल्स में, यानी कि इस फॉर्म पे आपने क्या क्या रॉन्ग इनपुट दिए या लाइक जो मैंडेटरी थी वो नहीं दी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं कंट्रोल टू वैलिडेट। ये प्रॉपर्टी बेसिकली यूज होती है कि आपने किस कंट्रोल को वैलिडेट करना है। एरर मैसेजेस, ये लाइक एरर मैसेजेस प्रिंट करने के लिए यूज होती है। टेक्स्ट, अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन देनी है कंट्रोल के आगे या लेवल के ऊपर, तो ये इसलिए यूज होती है। अच्छा हम करते हैं, हमने एक फॉर्म बना लिया, अच्छा जो यहाँ पे रख लिए होंगे इस पे कम। ये ना वैलिडेशन ना आ रहा सबको। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। ठीक है, इसको उठा के यहाँ आ जाए। उसको अगर मैं डिजाइन में दिखाऊँ आपको, इस कंट्रोल को सिलेक्ट करें, प्रॉपर्टी विंडो में जाए, एक प्रॉपर्टी है कंट्रोल टू वैलिडेट TBX नेम। ठीक है, एरर मैसेज
Please enter your name. Always please your customers. मेरी एक एप्लीकेशन रिजेक्ट ही इसी वजह से हुई थी, बताया मैंने शायद पहले आपको, ठीक है। उसमें लिखा हुआ था एंटर योर नेम, एंटर योर फादर नेम। वो अंग्रेज कहने लगे कि आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो रिक्वेस्ट नहीं करती, ऑर्डर करती है। अच्छा जी, ये हो गया। और मैंने थोड़ा सा टेबल्स ऑर्डर कर लिए, इस पे मैं ले आता हूँ। बटन अच्छा जी, नाम डाला नहीं, बटन प्रेस कर दिया। स्क्रिप्ट मैनेजर आपको फॉर्म के ऊपर स्क्रिप्ट मैंने, सॉरी यार, मैंने स्क्रिप्ट मैनेजर नहीं डाला। मैं वही कहूँ, मैंने क्या चीज़ जनरल एक डालना भूल गया हूँ। स्क्रिप्ट मैनेजर तो, लेकिन बेसिकली हम उसके लिए डालते हैं, एजेक्स के लिए डालते हैं, कुछ और मसला है। सॉरी, नहीं नहीं, एक चीज़ मैं जरा सा चेक कर लूँ। अच्छा जी, प्लीज एंटर योर नेम। मैं दोबारा से कर दूंगा, लाइक मैंने नाम डाला नहीं, ठीक है, और बटन प्रेस कर दिया। अब देखिए पेज सबमिट नहीं हो रहा। अच्छा, जो इशू आया उसको रिजॉल्व करेंगे, फ्रेमवर्क चेंज किया है। फ्रेमवर्क चेंज किया, असल में वो उसको JQuery समझ रहा था, जो वो थी ना जावास्क्रिप्ट, उसको JQuery समझ रहा था। अदरवाइज इसका एक और तोड़ है मेरे पास,
तोड़ क्या है, मतलब जो सॉल्यूशन है इसका वो ये है कि एक वो होती है वेब कॉन्फ़िग के अंदर एक छोटी सी लाइन होती है, वो ऐड करते हैं तो वो ये समझ जाता है कि ये जावास्क्रिप्ट का पेज जो है ना, ये जावास्क्रिप्ट आप यूज़ कर रहे हैं ये jQuery की पर्पस के लिए नहीं है। तो वो यहाँ पे एक छोटा सा लाइन ऐड होती है, वो मुझे अभी याद नहीं आ रही। जब भी मैंने फिर उसको बैकवर्ड फ्रेमवर्क को ले गया कि जहाँ पे jQuery नहीं थी, ठीक हो गया। अच्छा ये समझ में आया। अब इसके लिए आपको इस काम के लिए जो भी जावास्क्रिप्ट लिखनी चाहिए ना, वो बेसिक फंडामेंटल किसी भी जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, लेकिन अगेन आपको नॉलेज होनी चाहिए जावास्क्रिप्ट काम कैसे करते, लिखते कैसे, ठीक हो गया। अच्छा ये इसने क्या किया होगा, इसने आपके लिए यहाँ पे जो ना वो जावास्क्रिप्ट बना के रख दी होगी। व्यू सोर्स में जाए, अच्छा जी यहाँ पे जाए तो ये देखें आप, आज इसने आपके लिए ये देखिए जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है, ये लिखी, ठीक है, फिर ये लिखी, फिर और नीचे कुछ लिखी होगी जावास्क्रिप्ट, ये लिखी जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये देखें रिटर्न फॉल्स, रिटर्न ट्रू, और इसने देखें क्या किया है, पेज वैलिडेशन एक्टिव, वैलिडेटर कॉमन सबमिट, ये कुछ ना कुछ मेथड कॉल कर रहा है अपनी लाइब्रेरी के और जिनके थ्रू वो वैलिडेट कर रहा है। अगर मैं एक छोटी सी अगर फंक्शन भी लिखने बैठ जाऊँ ना, वैलिडेशन कमेंट कॉमन ऑन सबमिट या इस तरह की चीज़ें, मुझे एटलीस्ट इतनी नॉलेज होनी चाहिए जावास्क्रिप्ट काम कैसे करती है, लिखी कैसे जाती है पेजेस के अंदर। तो नाउ यू डोंट रिक्वायर टू बेसिकली हैव एनी नॉलेज ऑफ जावास्क्रिप्ट, आपने कोई जावास्क्रिप्ट नहीं लिखी है और इसने क्लाइंट पे आपको वैलिडेट करके दे दिया और इसने जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही किया है, ठीक है। और वो कौन सी जावास्क्रिप्ट है जो कि 10 या 20 जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट के अंदर बैठ के लिखी है, तो हमसे तो अच्छी लिखी होगी, ठीक है। चलिए जी वापस आ जाए। अच्छा जी दूसरा, अच्छा नेम डाल के देखें कितने हो गए आप सी आर ना, और कौन से सी आर, वो आएंगे। अरे ये बड़ा मसला है, जिसको सी आर करना वो बाहर है, ठीक है। सुबह भी यही मसला था। और कौन से सी आर, फवाद भाई को सी आर बनाया है ना, काफी एक्टिव कर, हाँ कहीं तो एक्टिवेट कर देंगे। अच्छा जी नाम डाला नहीं, नाम डाल देते हैं, फवाद भाई का नाम डाल दें। फवाद भाई आज से कौन है हमारे सी आर, ठीक है। दो डर के मारे वो भी बैंक हो गया है, ठीक है। तो पे सबमिट हो गया, ठीक है, आपने कोई वैल्यू डाल दी। आपने यूजर से कहा कि यार यहाँ पे ना नेम में 1 2 3 मत डालना, सबसे पहले 1 2 3 डालेगा, क्या होगा 2 को 3 डालेगा और फिर बटन प्रेस करके देखेगा क्या होगा, ठीक हो गया। एज सबसे खतरनाक टॉपिक कौन सा, रेंज यार, रेंज हम रेंज पढ़ा है, तुम एज पे लगे हो। अच्छा जी रेंज डालता है, अच्छा रेंज को अब मैं तुझे थोड़ा सा पेस बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि काम कैसे करना है। जस्ट कंट्रोल टू वैलिडेट, अब नाम भी आप खुद ही सही करते रहिएगा कंट्रोल्स के अपने। प्लीज एंटर करेक्ट एज, सर फोन करके चेक करते हैं थोड़ा अच्छा। ये ऐसा नहीं, ये सारे फरमाइशी प्रोग्राम है, ये आप करते रहिएगा। 4 कलर होगा ना इसमें, टेक्स्ट के कलर की बात कर रहा हूँ ना, यस सर 4 ये नीचे फोन ऐसे ठीक है। और कोई फरमाइश किसी को, लाल पीला नीला कुछ करवाना हो तो करवा। अच्छा जी प्लीज एंटर करेक्ट पेज, प्रॉपर्टी में गए, अच्छा जी मिनिमम वैल्यू है,
मिनिमम वैल्यू क्या होगी? हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, 18 years. एडल्ट वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, नादरा की 18 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 60। चलो 60 कर लेते हैं ना, 60 को रिटायरमेंट हो जाएगी। 100 कर देते एक ऐसी ही चलो 100 कर लेते हैं ना, 60 करते हैं ना 100 करते हैं, दरमियान का निकाल लेते हैं 80, ठीक है, ताकि सबकी बात रह जाए ना, किसी की बात ना खराब। अच्छा, अब हमारी एप्लीकेशन जो है ना 18 से 80 साल तक के लोगों को एंटरटेन करती है, ठीक है जी। कंट्रोल टू मैं साइज और नाम बताएं। मानो के डाल रहा है, मानो की एज 16 साल। इसमें ABC डाल के देखो, किसमें? एज के अंदर अभी तो हमने ये चेक थोड़ी लगाया, इसके लिए फिर हम वो दूसरा एक और चेक लगाएंगे। इसके बाद जो आएगा ना वो रेगुलर सब्सक्रिप्शन वाला, उससे हम ये वैलिडेट करेंगे कि नंबर्स इनपुट लो सर, ठीक है। यू कैन पुट मल्टीपल वैलिडेटर्स ऑन अ सिंगल फील्ड, ठीक है। एक वैलिडेशन कंट्रोल एक पे लगेगा, 1 to 1 का रिलेशनशिप है, लेकिन एक कंट्रोल पे मल्टीपल लग सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मानो 16 साल की है, गलत जवाब, 17 की जगह। अच्छा जी, 18 की। अब इसने मान लिया, ठीक है। तो ये क्या कर लिया इसने, रेंज चेक करी, अब बढ़ाना शुरू करते हैं, 79 पे लेके जाते हैं इसको, ले रहे इनपुट, ठीक है। 80 ले रहे हैं, 80 यानी कि इंक्लूडिंग है 81, तो 80 पे जाके इसने इसको स्टॉप कर दिया। अभी आगे से इनपुट नंबर नहीं ले रहा। अगर आप यहाँ देखो इसमें, तो यहाँ पे टाइप है, इवन ये नंबर को ट्रीट कर रहा था एज अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में भी इसने चेक लगा दिया, सही है। चाहे तो आप इसको इंटीजर कर दें, चाहे तो इसको आप डबल कर दें, चाहे तो आप, अच्छा डबल में लगा के देखते हैं, डबल में क्या होगा। और आपने कहा 80.10 और 17.9, मैंने कभी पहले किया नहीं है, वाली चेक लगा के चेक करते हैं क्या होता है। अच्छा जी, आतिफ 17.9 नहीं 8, ले लिया सर, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, डेसिमल वैल्यूज को भी जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। अच्छा जी, करेक्ट एज क्या होगी मेरी, ऐसी तो क्या लगा सकते हैं हम लोग, 35। चले, और कोई गैस नंबर 40, और कोई 40 लगता हूँ मैं। अच्छा चलो, इतने प्यार से मैंने मुस्कुरा के देखा है, मैंने कहा अच्छा चलो मैं मान लेता हूँ। कितनी एज होगी मेरी ऐसी, सवाल में आप बताएं। 42। ये कौन है 42? हाँ हाँ, ऊपर बढ़ रही है ना पेट्रोल की तरह ऊपर जा रही है, नंबर नीचे नहीं आ रहा। चले जी, इससे तो खैर काफ़ी कम है, तो आप लोग गैस करिए, फिर जब सही बता रही है तो मैं बता दूंगा मेरी कितनी है। अच्छा जी, आगे चलता है। और रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया अपना, रेंज हो गया आपका। अब देखते कंपैरिजन वाला, ठीक है। पासवर्ड डाला, 2 टेक्स्ट बॉक्स रख दिए, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, क्योंकि 2 टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे ना, 2 के दरमियान में आप जब पासवर्ड डालेंगे तो दोनों को चेक करेंगे कि एक होगा पासवर्ड, एक होगा कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। अब आपने यहाँ पे डाल दिया कंपेयर वैलिडेटर, ठीक है। प्लीज एंटर करेक्ट पासवर्ड, कंट्रोल टू वैलिडेट टेक्स्ट बॉक्स 2
control to compare text box 3. Now you are basically comparing two controls with each other. ठीक हो गया? क्या कंपेयर करना है? स्ट्रिंग. ठीक है. अच्छा, एक काम ये कर सकते हैं कि पासवर्ड की जो फील्ड है टाइप चेंज इसकी टेक्स्ट मोड जो है ना वो सिंगल लाइन से चेंज करके आप पासवर्ड कर सकते हैं. नाउ यू हैव कलर, डेट, टाइम, बहुत सारी चीज़ें आ गई. लेकिन अभी क्योंकि हमने पासवर्ड लेना है तो पासवर्ड कर देंगे तो क्या होगा, जब आप टाइप करोगे तो स्टेरिक्स नज़र आएंगे. ठीक हो गया? मैं इसको कर नहीं रहा ताकि मैं आपको दिखाऊं कि पासवर्ड में क्या डाल रहा हूं. इसके लाल भी कर लीजिएगा आप. इसकी समझते आपकी समझते